जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस के जी पर। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। और जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हिंदी रिमझिम 5वीं कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। तो आपको पता है साथियों, क्या पता है कि केवीएस पीआरटी में जो है, यहाँ से एकदम धड़ल्ले से क्या है, 8 से 10 सवाल पूछे जा रहे हैं। केवीएस पीआरटी में यहाँ से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं? 8 से 10 सवाल पूछे जा रहे हैं बुक के अंदर से। और अभी समय इतना कम है कि आप लोग इस पूरे बुक को नहीं पढ़ सकते, लेकिन मेरे पास समय है, मैं इस पूरे बुक को आज आपको करा दूंगा। और जितने भी चैनल है उन्होंने अभी तक क्या कराया है? समरी कराया है, सारांश कराया है, सारांश। तो हम यहाँ पर सारांश नहीं कराएंगे, हम पूरा का पूरा क्या करेंगे? कहानी कराएंगे, कहानी और कविता, ताकि आपको जो अंदर से क्वेश्चन बने तो सारा क्वेश्चन आप कर पाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमझिम। और आपको पता है कि देख लीजिए, यहाँ सारा चैप्टर हम लोग क्या किए हैं? खोल के रखे हैं पूरा का पूरा। और पूरा चैप्टर कराएंगे, एकदम पूरा डिटेल में कराएंगे। तो ये जो पहला पार्ट है, इसमें साथियों कुछ भी नहीं है, आमुख है, मतलब जो बुक का होता है आगे का वही है। तो इसमें कोई कहानी नहीं है, जहां से कोई प्रश्न नहीं आएगा। दो बातें हैं बच्चों के लिए, दो बातें हैं शिक्षकों के लिए। तो मैं इससे क्या करता हूँ, इसे यहाँ से संवेदनशीलता का विकास कैसे होता है, ये सब हम लोगों को पहले पढ़ना चाहिए। लेकिन इस तरह से डायरेक्ट बुक के अंदर से, जैसे कि हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? राख की रस्सी, उसके बाद फसलों का त्योहार, खिलौने वाला, उसके बाद क्या है? नन्हा फनकार, ये सब पढ़ेंगे। जैसे ईदगाह नहीं पढ़ेंगे, हवाई छतरी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न नहीं बन रहा है। जहां चाह वहां राह पढ़ेंगे, चिट्ठी का सफर पढ़ेंगे, डाकिया की कहानी नहीं पढ़ेंगे, वो दिन भी क्या दिन थे, एक माँ की बेबसी कविता पढ़ेंगे। ओके, एक दिन के बाद बादशाहत पढ़ेंगे, उसके बाद चावल की रोटियां पढ़ेंगे, उसके बाद गुरु और चेला पढ़ेंगे, और सोमी की दीदी पढ़ेंगे। इन सबों को हम लोग पूरा डिटेल से करेंगे। बाघ आया उस रात कविता पढ़ेंगे। उसके बाद विशन की दिलेरी पढ़ेंगे। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, छोटी सी हमारी नदी, और चुनौती हिमालय की यात्रा वर्णन, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पहला को क्या करते हैं? हटाते हैं, दूसरा लाते हैं। तो दूसरा आपके सामने आ गया है साथियों। इसमें आपका क्या है? पहली कहानी दी हुई है। और पहली कहानी क्या है आपको? तो पहली कहानी है साथियों आपके लिए राख की रस्सी। क्या है कहानी? राख की रस्सी कहानी का नाम है। क्या है? राख की रस्सी। आइए। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोगेन वसेन गोपो के मंत्री थे। क्या थे? गोपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कौन? लोनपोगार। कौन? लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोगेन वसेन के क्या थे? गोपो मंत्री थे, मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? ओके। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना है। और 100 जो के बोरों के साथ, कितना? 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ क्या कर दिया? रवाना कर दिया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंचा, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल का सुनाया है। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने क्या किया? भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उससे 100 बोरे क्या किए? जौ के खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे के बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतरवा कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उसके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किलें कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के
कि मेरे पिता मुझे घर नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका उसने भेड़ के सींग काट लिए, उसके बेचकर 100 रुपये मिले। उसने 100 बोरे जौ खरीदे, बोर लोन पे गार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। बड़ी भेड़ और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। उसने विजयी भवा की सारी कहानी सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हम 9 हाथ लंबी राख राख की रस्सी बना कर दे। क्या करे? 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को गले में पहननी होगी। लोनपो गार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बची गई। इसे इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गया। वो जानते थे कि राख राख की रस्सी को गले में पहनता तो दूर उठाना भी मुश्किल था, हाथ लगाते हुए टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उसकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से दोनों की क्या कर दी? शादी कर दी। तो इस कहानी से क्या सीख मिलता है साथियों? इससे यही सीख मिलता है कि अगर हम और आप बुद्धू हैं तो हमारी शादी एक होशियार लड़की से हो जानी चाहिए। ओके, तो ये बोला भाला लोनपोगार कहाँ का था? तो क्वेश्चन आ चुका है या आने वाला ही होगा कि लोनपोगार कहाँ का था। तो ठीक, इसको भी आप क्या करते हैं, हटाते हैं, अगला लाते हैं। फसलों का त्योहार अगला है आपका क्या चीज? फसलों का त्योहार। आइए, सारी रात बेबस फसलों का त्योहार है, ठीक है ना। सारी रात बेसब बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और कहाँ यहाँ हमें सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए पूरे 10 दिन हो गए। सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। समय किसका है? ये भाग देखिए, ये कौन सा जिला है? ये अपना बिहार है, प्यारा बिहार का एरिया का है, देख रहे हैं मैप में। तो वहाँ का बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन घर में हो रहे चहल पहल अब पता चल रही है। अगर रह रह कर कानों में कभी कभी चापाकल के चलने और पानी गिरने की आवाजें, तो कभी 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 हाँख लगने की आवाजें आ रही है। जा भाग के देखो केरा के पत्ते आइल की ना, केरा के पत्ता आइल की ना। आज आज ई लोग के उठे के नइखे नइखे का बोल, जल्दी तैयार होके आ। तब अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चमक चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसा ढाढ़ हम पहले कबो न देखली। सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हुई थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता है। बिल्कुल धुली धुई सी लग रही है। दादी उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं और जिस पर तिल मीठा गुड़, मीठा चावल आदि के छोटे ढेर पड़े हुए। हमें बारी बारी उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। अब जब सबने ऐसा कर लिया तो उसने सभी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके दान दान दे दिया गया। आज तो आपकी दीदी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें न तो चूरा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने से गाया से आया तिल गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोचा रही थी कि कितनी अलग है ना खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ने की कोशिश करना। ये सब क्या है? गंगा घाट का एकदम कहानी सुना रहा है। कितना मजा आता था। मगर हम पतंग उड़ाते थे और वहाँ थोड़ी दूर पर गुरुजी बिमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिल भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंग को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली।
ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियां का त्योहार है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने की खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खरी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार है। इन्होंने जनवरी के मध्य अप्रैल कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को, जब सूर्य किधर प्रवेश करती है? मकर रेखा से। फिर मकर रेखा से जब सूर्य क्या करती है? फिर इधर कर्क रेखा की ओर प्रस्थान करती है, तभी न मनाया जाता है साथियों। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है और 4 दिन तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियों इसे अलग अलग समय में मनाती है। संस्थान लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं और चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्ष का जंगल और वही आसपास बड़े छोटे छोटे गांव, लिपे पोते किराने के बुहार और सजाए गए अपने घरों के सामान लोग एक पंक्ति में कमर में बांधे बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सराई का फूल पहनते हैं। ओके, सराई का फूल देखिए पहने हुए हैं, नहीं पहने हुए पहनते हैं। इसी दिन वे बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगला फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ये रहा आपका तमिलनाडु भारत के नक्शा में मनाया जाता है। इसी दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान का कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए बहुत शुभ साबुत हल्दी को मटके में मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। क्या करते हैं? मटके के चारों ओर किसको बांधते हैं? हल्दी को। यहाँ क्वेश्चन आएगा कि मटके के चारों ओर पोंगल में किसको बांधते हैं? याद रखिएगा साथियों, हल्दी या मटका दिन में 10:30 बाहर 12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगल पोंगल पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई पड़ते। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न क्या है? अधूरा है। हाँ, वही गुजरात जो मोदी जी का क्या है? राज है। ओके, इस दिन आसमान की ओर या और पश्चिमी तट पर समुद्र को छूने वाला क्या है? सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? गुजरात। दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाए तो शायद हर आकार और रंग बिरंगी पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले, परंतु गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगे सूर्य को क्या करती है? आसमान में ढक लेते हैं। कुमायूं में मकर संक्रांति। कुमायूं कहाँ है? उत्तराखंड को क्या कहते हैं? कमायूं कहते हैं। दुधिया के भी कहते हैं। इस दिन वो आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाया जाता है और इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दारिम का फूल आदि पकवान। डमरू, तलवार और दारिम का फूल। तो कमाऊ में मकर संक्रांति को किसकी क्या कहते हैं? घुघतिया कहते हैं। क्या कहते हैं? घुघतिया। क्वेश्चन यहाँ से बहुत आ रहा है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत आ रहा है। जैसे घुघतिया कहते हैं, तो कमायु में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? घुघतिया कहते हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने के घेंडरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ घूघत आओ, ले कौवा बौरो, माँ के दे जा सोने का घारो, खा ले पूरी माँ के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीजों को
कमाना हो वह मांगते हैं कामना हो। मतलब विष मांगा जाता है ना कितने समय अलग-अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के, कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनती है, कहीं लोगों का सैलाब नदी के स्नान के लिए उमड़ पड़ता है, तो कहीं लोग ठंड में ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएँगे। हाल यह होता है कि इस जगह पर तिल रखने का भी जगह नहीं होती है। दिल दिल तिल तो या तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इस खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग इस त्योहार को अलग-अलग ढंग से क्या करते हैं, मनाते हैं। ये क्या है आपका? यूपी है, यूपी। ओके, तो ये आपका क्या था? मकर संक्रांति। इससे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। पूछा जाएगा कि ओणम कहाँ मनाया जाता है, तो गंगा स्नान कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल में होता है। ओके, गंगा सागर, सभी तीर्थ बार-बार और गंगा सागर एक बार। खास पकवान कहाँ बनता है, पोंगल कहाँ होता है, तो ये सब के ओणम और पोंगल याद रखिएगा। ओणम कहाँ होता है? ओणम तमिलनाडु में, और पोंगल कहाँ होता है साथियों? तो पोंगल होता है आपका केरल में, ठीक है ना? पोंगल होता है तमिलनाडु में और ओणम होता है केरल में। ओणम किधर होता है? ओणम ओणम केरल। ओके, तो याद रखिएगा, ओणम केरल में और पोंगल कहाँ? तमिलनाडु में। चलिए इसको भी हटाते हैं, फटाफट करना है। सब कर लेंगे साथियों, बस आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा। खिलौने वाला, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में गेंद, एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली सीटी भी है, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी शर्ट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वह रहा पुकार। क्या कर रहा है? जोर जोर से रहा पुकार। मुन्ना ले गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भी माँ का क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार, तुम सोचोगी मैं ले लूं तोता बिल्ली मोटर रेल, परमा मैं यह मैं कभी ना लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल, मैं तलवार खरीदूंगा माँ, यह है माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी तक तरका को मारूंगा, राम समान तपसी युग यज्ञ करेंगे असुर को मैं मार भगाऊंगा, यूं तो कुछ दिन कहते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यही रहूंगा कौशल्या माँ, तुमको यहाँ यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाओने को, हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ मैं बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बैठा गोद में मन चाही चीजें देगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता है। आपको पता है सुभद्रा कुमारी चौहान ने कदम का पेड़ भी लिखा है, अगर कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कर नैया बनता धीरे धीरे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कविता है, इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। ओके, तो खिलौने वाला क्या है, तो बच्चा, इससे प्रश्न पूछा जाएगा कि खिलौने वाले से बच्चा क्या खरीदने का बात करता है, तो तीर कमान खरीद के बच्चा क्या बनना चाहता है, तो तीर कमान खरीद के बच्चा राम के समान बनना चाहता है। वह माँ से कितना प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। ओके, यही किसका सारांश है जो आपको हर चैनल पे मिल रहा है, तो हम भी बता दिए सारांश। चलिए अब हम लोग अगला पढ़ते हैं, नन्हे फनकार। क्या है? नन्हे फनकार। चलिए क्या है, चौथा पे आगे, वह लड़का एक चकोर लाल पत्थर के पास बैठा, तो उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले उसने इस पत्थर की घंटियों की कतार और कड़ियां उखेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अवधानी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के पार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरेचे छितरी जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ ही साथ धीमी आवाज में कुछ गुनगुनाने
भी लगता। चलो उसके चारों ओर संगत रस भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव दास 10 साल का था। केशव क्या था? केवल 10 साल का था केशव। 10 साल का था और अब सभी अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरें वाला और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा क्या था? मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नाफीस नाफीस बेल बूटे, कलम के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाते चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता क्या करते हैं? बनाते हैं। कई साल इस कहानी का क्या नाम है? नन्हे फनकार। ओके। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता यहीं पर काम मिल गया। केशव का भी जन्म आगरे में ही हुआ। उसे गुजरात की पुस्तौनी गांव जाने का तो कभी मौका नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सिकरी बस यही उसका घर है। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़े की ठक ठक, घर घर खर खर के बीच के सबको किसी के कदमों की आहट भी सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसने एक आदमी को देखा। बेशक मैंने ये घंटियां बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला। तब तो काफी बड़े हो। मैंने तो 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंझला था। वह सफेद अंगोछा और पैजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता था कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़ी बड़ी मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठी को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठ के ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता उसने उसी ने के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। यस, और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता नहीं चला, हांफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक्के से खड़े केशव को घूरते हुए बोला। बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तुमने? झुककर सलाम करीने। अब केशव माथा ठनका। उसे कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं से ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कतार कतर नजरों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगे। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा। ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म का इंतजार में खड़े रहे। दिल दिल तो उसका कभी अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव उसे नपा तुला जवाब दिया। केशव, तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओ? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गया और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोला। ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है? केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? न क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोला। अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या का काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वो अकबर के पास बैठ गया और उसने उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव पिता ने उसे सिखाया था उसने कोयले के टुकड़े
से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक समान असमान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर जोर से हथौड़े से वार किया। उससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता आहिस्ता ही मारना है, ऐसा उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखे, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराया, जी हुजूर। ठीक है ना। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। हुआ अगला वह लगभग भूल गया था कि उसकी बगल में बैठा हुआ व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह एक अनारी से व्यक्ति पर अपने काम की दाग जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को कोर रहा। बादशाह से जरा भी चूक हो जाने पर फौरन उनकी टेरियां चढ़ जाती थी। काम करते करते अकबर पूछ बैठा, केशव सही नहीं है क्या? अरे केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करते हुए देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे शतरंग उसे बड़े कौतूहल से देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वह डिजाइन बहुत खूबसूरत लगे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि तुम एक दिन मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, सत 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 संगत रस पत्थर और लकड़ियों पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करूंगा महाराज। ये क्या थे? अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव पर कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव बड़ी उत्सुकता से पूछा। हाँ जरूर आऊंगा। फिर तो पूरे दिन संगत रासों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था। वह आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों में सहारे टिका कर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोच कर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से एक बढ़कर खूबसूरत महल है, फिर भी वो सीकरी में यहाँ शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर को कोई संतान नहीं थी, उस वजह से वे वक्त परेशान थे। वे बहुत साधु संतों से फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी। शाहजादा सलीम, मुराद और क्या है, दीनियाल। बादशाह के कितने संतानें थे? शाहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव के चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा आप समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम भी क्या रखा है? सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्नीदी आवाज में बोला। पिता ने देखा कि उसका लाडला बेटा सो गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट था, नन्हे फनकार, माशाअल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? किसने कहा? बादशाह अकबर ने कहा। किससे कहा? केशव से कहा। क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, इसलिए मजेदार कहानी को मैं पढ़ा रहा हूँ। आइए अगला से करते हैं। अगला है, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती से टाकों से फिर पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा पटाखे अथवा अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे सुनहरे रुपहले बेल बटुए से जान जान आ गई थी। मलमल में इस बेल बटुए को सजाया था ईला सचनी ने। कौन सजाया था? ईला ईला सचनी ने। जहाँ चाह वहाँ रहा, ईला सचनी। ईला की हिम्मत की अंगूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन
उनका बचपन क्या है, अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टियों में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेरों के पत्ते के पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर टूट फूट घरों के ठिकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। कुछ जब इन खेलों में मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम के निबोरी सावन जल्दी आई रे। इल्ला गाने में तो उसका साथ देती, पर उसके साथ पेंगे नहीं लगा पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे में बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उसके साथ खेल सके। कभी कभार वह पराक्रम पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देंगे। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथ न तो उसके जैसे उसका साथ देने को ठान रखी थी। इला ने अपने हाथों को इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हाथों से करते थे। दाल भात खाना, दूसरे के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तस्करी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, फिर किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं। तो उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम था कि परीक्षा के लिए उसे अधिक समय मिल सकता है, उसे ऐसा व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। मतलब क्या है, इला को यह जानकारी नहीं दिया गया, तुम परीक्षा में तुम्हारा कोई लिख सकता है, अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म नहीं तो नहीं हो जाता। उसकी माँ और दादी काश्तदारी करती थी। वह उन्हें सुई के में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकोड़ते हुए देखती। ना जाने कब उसने काश्तदारी करने की ठान ली। यहाँ से भी अब उसने अपने पैरे को अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। इस उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल के होते होते इला काठियावाड़ी की काश्तकारी में माहिर हो चुकी थी। किसी वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाने जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कैस कौन से लगेंगे, यह सब समझ आ गई थी। किसको? इला को। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा गढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी और इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ-साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला की काठियावाड़ी टाँकों के साथ-साथ कई टाँके भी इस्तेमाल किए गए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया गया था, डंडियों को गंधा में उभारा गया था, पशु पक्षियों की ज्यामितियां आकृति को कुश्ती और जंजीर से उठा रखा गया था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उखेड़ते थकती नहीं है। ये क्या थी? इला की कहानी। जहाँ चाह वहाँ राह। इला, यह इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती है तो तुम्हारे मन में कौन से प्रश्न उठते होंगे? तो इसके बारे में हमेशा कैसा प्रश्न उठना चाहिए आप लोगों को? सकारात्मक प्रश्न उठना चाहिए, ठीक ना? और उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। चिट्ठी का सफर। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान भेजी जा रही है, संदेश पहुँचने में कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। यह सब प्रश्न उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट ही क्यों लगाया जाए और यह पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इसमें कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम्हें उनमें से पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। आइए, ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है। गांधी जी को भेजे गए पत्र में देखिए, यहाँ क्या है, महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ। और ये क्या है, श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली। ये क्या है, आपका एनसीईआरटी के ऑफिस में भेजा जा रहा है। कहाँ एनसीईआरटी के?
आरटी के ऑफिस में भेज रहा है चिट्ठी और ये महात्मा गांधी को भेजा जा रहा है साथियों। ठीक है। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न गांधी जी को भेजे गए पते में पते की जगह लिखा है महात्मा गांधी, जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान को लेकर तरह का नाम लिखा हुआ नहीं है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से एक नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बे शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे गांव शहर हैं जिनका नाम एक जैसे है। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को क्या मिलती है? मदद मिलती है मात्र। पिन कोड की सुरक्षित शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर से किया था। कब? 15 अगस्त 1972 को पिन कोड का शुरुआत हुआ था। नाम से जाहिर है गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड, पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर का क्या है? एब्रावेशन है, छोटा PIN। छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंक का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी को भेजे गए लिफाफे में लिखा पिन कोड क्या है? 110016 है। वहीं जम्मू कश्मीर अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राजधानी क्षेत्र के उपलब्ध। दिल्ली का कोड अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली को क्षेत्र को दिखाते हैं। अब तुम्हारे स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता लगाओ। अपने इलाके के पिन कोड नंबर का 8,06,। ओके। टिकट संग्रह का शौक काफी लोकप्रिय है। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके। का इस्तेमाल नहीं किया था। फिर फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव आए और विश्वास होता रहा। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतर की बात हो रही थी तो इंसानों की बात कैसे ना हो, जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बहुत सीमित थे। बात हो रही है उन हर कारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे। डाकिया आया, संदेशा लाया। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को ना सिर्फ क्या होता है तरह तरह की जगह पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू लुटेरे या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों में डाक सेवा पहुंचाने के लिए हरकारों का निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख खंड और पदम जास्कर जैसी कई जगहों पर हरकारे हरकारे क्या है? हरकारे मतलब डाकिया। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए। ईमेल हो गया, मैसेज हो गया, व्हाट्सएप हो गया। क्या डाक बांटने के हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहे। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफल दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती है और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमूर वह प्रजाति है। कौन सा क्वेश्चन आएगा? कौन सा कब ले जा सकता है? तो गिरहबाज। एकदम अंदर से घुस घुस के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गिरहबाज या हुरुम। गिराबाज या हुरुम वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेते हैं? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो, वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता तय करते। जैसे क्या है अंटार्कटिक, तो क्या है उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुरुम कबूतर का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौके पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों के संदेश सेवा बहुत सस्ती और उन पर खास खर्च भी नहीं आता। इस कबूतर का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8 से 10 साल तक वे कबूतर अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर क्या कर सकता है? तय कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतर को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश क्या करे? पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहोगे जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक। किताब का क्या नाम है? ग्रे नेक। जो इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। यह रहा उसका पता, नेहरू भवन 5 इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 11, बसंत कुंज, नई दिल्ली 11070। ओके।
गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सारे पत्र कैसे पहुंच गए गया होगा, क्योंकि गांधी जी क्या है, बहुत ही चर्चित व्यक्ति है, महान व्यक्ति है। तो वो जहां भी रहते होंगे डाकिया को पता रहता होगा, तो उस हिसाब से क्या होगा, पहुंच जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, डाकिए की कहानी, कुंवर सिंह की जुबानी। शिमला की मिल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है, उसी पोस्ट ऑफिस के कमरे में क्या है, उसी पोस्ट ऑफिस के कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। सुबह 11:30 बजे हैं, खिड़की से गुनगुनी धूप छन कर आ रही है। धूप का मजा लेते हुए दो पैकर और तीन महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रही है। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कुंवर सिंह जी से बात की, यही बातचीत आगे दी जा रही है। क्या है, डाकिया की कहानी, कुंवर सिंह की जुबानी। ओके, आपका नाम, मेरा नाम कुंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से नेवरे गांव का निवासी हूं। मेरी उम्र 35 साल है। आपके परिवार में कौन कौन है और उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़के हैं। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है, मेरा एक और बेटा भी है। वह मेरे गांव में ही एक पहाड़ी से लड़कियां लाते हुए गिर गया, उस जिससे उसकी क्या हो गई, लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती है? जी, ऐसी घटनाएं होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर गई है। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, वहीं दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता था, जो कि अब क्या है, भगवान को प्यारा। आप कहाँ काम करते हैं? वहाँ आपके अलावा और कौन-कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। ठीक है, डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? मुझे मुझे कुछ काम करना होता है। चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सिल, बिल, बूढ़े बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव जाता हूं। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे जरिया है, सस्ता जरिया क्या है, डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिया का बड़े आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का है ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाला सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुँचता हूँ, तो उसके बूढ़े माँ-बाप का खुशी से भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी रजिस्ट्री पत्र पहुँचता हूँ, जिसमें कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा, बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीने तक मेरा मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने बाद इकट्ठी ही दी जाती है। क्या आप शुरू से ही इस डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैंने लोहिया स्पीति जिले के किबार गाँव में 3 साल तक नौकरी की। यह हिमाचल का सबसे ऊँचा गाँव है। हिमाचल का सबसे ऊँचा गाँव क्या है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति जिले के किब्बर। लाहौल स्पीति जिला का सबसे ऊँचा गाँव कहाँ है? लाहौल स्पीति सबसे ऊँचा गाँव। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की। उस वक़्त इस गाँव में टेलीफ़ोन नहीं थे। बरसों से सिर्फ़ मुख्यालय बसों से बसों भी सिर्फ़ मुख्यालय तक ही जाती थी। अब इस गाँव में ऐसे गाँव है जहाँ ना तो बस जाती है और ना ही टेलीफ़ोन है। आप पहाड़ी इलाका में रहते हैं, ज़ाहिर है डाक पहुँचाना आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, मुश्किल तो आती ही है। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रंकापगप्यो में नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। पोकर को ये सब
काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौर स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले, इन जिलों में अप्रैल महीने में बर्फबारी हो जाती है। बर्फ के चलते हुए पैरों के ठंड से बचाने पड़ते, वरना स्नो बाइट हो जाता है, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उसमें गैंग्रीन हो जाती है। तो स्नो बाइट, बर्फ में चलने से क्या होता है, स्नो बाइट होता है, पैर में गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ सकती है। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक क्या है, अच्छा, हिमाचल में गांव के छोटे छोटे होते हैं। गांव क्या होते हैं, छोटे छोटे। एक गांव में बस 8 से 10, कभी कभी 6-7 घर हो ही होते, इसलिए चलना क्या है, काफी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत ही है, शामिल हो चुका है ग्रामीण ग्रामीण डाकिया की जिंदगी में, तो चलना ही चलना है। आपने बताया कि पहले आप डाक सेवक थे, आप पैकर हैं, इससे आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम है, सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पोकर का वेतन बाबू से के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिया की नौकरी लगना भी क्या है, बहुत बहुत मुश्किल हो चुका है। इसमें से जितने डाकिया रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बातें हुई है? एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस में और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी की रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन? जवाब आया, दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुस आए और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, क्यों पीट रहे हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी ने भारी चीज से मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता, उसके बाद बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता ना चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैंने शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयानक दर्द हो था। उस दोनों ने, मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था, उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक में रहते थे, दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुँचाया। मेरे सिर में कई टाँके थे, उनकी वजह से आज मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेल कर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ, मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। ये कविता किसकी लिखी हुई है? प्रतिभा शर्मा की लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है? प्रतिभा शर्मा की। आइए बेस्ट पोस्टमैन से आगे चलते हैं, लाहौर स्पीति गांव से। अगला कहानी है आपका क्या चीज, वो दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरियों से उसे क्यों लिखती? अपनी डायरियों में उसने 17 मई 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी की कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे, तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमीन में सारी कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी और पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पढ़कर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई है। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी एक भी पुस्तक नहीं रही, नई की नई रहती है। कुंभी ने भी रोहित की हामी हामी मिलाई, फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे तो उसी में से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूल के बारे में लिखा है। स्कूल? कुंभी ने प्रश्न किया। उस विषय में लिखने को ही क्या है? हम हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है, हमारी गलतियाँ बताकर। फिर वह हमें समझ आती है। एक विषय पूरा होने पर वह मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुंभी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम।
ओके। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है था। इसमें तो उस स्कूल के बारे में लिखा है कि जो सर्दियों पहले होते थे। कुंभी के मन में कुछ उत्सुकता जगी, बोली फिर भी उसके यहाँ मशीन के बिना अध्यापक तो होते ही होंगे। कुंभी को याद आया कि एक बार जब उसने भूगोल की रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बार बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पकड़ पर थी। उसे आपकी लड़की के लिए उसे समझना ठीक हो गया है था। उसे समझाना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दिया वो है, सो आशा है कि ठीक रहेगा। और कुंभी को उस समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना था। मन ही मन वह मशीन के अध्यापक को कोसती रही। तभी रोहित ने कुंभी को सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकते हैं? क्यों नहीं? वह बच्चों के सारे विषय समझते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे क्या कहते? स्कूल। कुंभी कुंभी कहती है। कुम्मी कुम्मी कुंभी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के सब बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती है मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में यह संभव कैसे होता होगा? तब वे लोग इस प्रकार नहीं पढ़ते थे, करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुंभी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब 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 बातें जानने को मिलेगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनाई। सुनकर कुंभी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चल गया। कुंभी कुम्मी अपने घर की ओर चले गए। अंदर मशीन के आगे क्या था? मशीन आगे का सबक देने को तैयार था। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुंभी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर के एक अंक सामने हो गए। कुंभी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। आइजैक असीमोव, ये क्या है? एक कल्पना की कहानी है कि मशीन से कुंभी के हाथ में जो किताब आई थी वह कब छपी थी? तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कुंभी कांत में जो किताब आई थी वो 17 मई 2155 ईस्वी को छपी थी। ओके, 17 मई 2155 ईस्वी को छपी थी। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तक बेकार जाती हुई, एक बार पढ़ी और बेकार। क्या सचमुच में ऐसा होता होगा? तो नहीं, पुस्तक क्या होता है, एक दूसरे को लोग देते होंगे, पढ़ते होंगे एक दो दूसरा लोग। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग। गुरु और चेला। गुरु एक थे और एक थे और था एक चेला। चले घूमने पास में था ना ठेला। चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। गुरु एक थे और था चेला। ग्वालिन मिली एक मिली एक ग्वालिन। गुरु का कहा, तेज ग्वालिन न भाग रही, बता कौन नगरी, बता कौन राजा की, जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के गलविन ने, महाराज पंडित पधारे, भले हो यहाँ आज पंडित, यहाँ अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। गुरु ने कहा, कहाँ जाना देना नहीं, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं, ना जाने कि अंधेरे हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझाता न मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो परा लौट जाना। गुरु जी गए, रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँ हूँगा मोटा अकेला। चला हट हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब है रेला पेला, टके से हल्दी, टके से जीरा, टके से ककरी, टके से खीरा, सब कुछ 1 रुपया। टके से मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। और सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा,
बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसती बरसात आई, धमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, चमकती थी बिजली, थी बरसती गहरी, धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचते तुरंत ले सवारी, झट पर संतरी को टपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया, कहा संतरी ने, महाराज साहब ना जिसमें खाता मेरी ना मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी, खाता कारीगर की, महाराज साहब न खा, इसमें खाता मेरी ने, यह तो मेरा कर्तव्य, बुलाया गया कारीगर, झट वहां पर बिठाया गया कारीगर, झट वहां पर, कहा राजा ने कारीगर को, सजा दो खता इसकी है, आज इसको कजा कजा दो, कहा कारीगर ने, जरा जरा की न देरी, महाराज इसमें खता न कुछ न मेरी, यह भिस्ती की गलती थी, या उसकी शरारत की, किया गीला गारा गीला उसी का यह गलफलत, कहा राजा ने जल्दी भिस्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्दी फांसी चढ़ाओ, चला आया भिस्ती, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें कुछ न मेरी खता है, यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया, मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता न है मेरी, यह मंत्री की गलती है, मंत्री के गलफत, उसने की शरारत उन्हीं की है, हिमाकत, बड़े जानवर का था चमड़ा, दिलाया चुराया न चमड़ा, मशक को बनाया, बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी, ये गलती बिरानी है, मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुकुम मंत्री को फांसी चढ़ाओ, चले मंत्री को लेके जल्लाद, फौरन चढ़ाने को फांसी, उसी दम उसी क्षण, अगर मगर मंत्री था इतना दुबला, दिखता न गर्दन में फांसी का फंदा था आता, कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसी को फांसी दो इसी क्षण, चलो संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन, कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा नौता ऐसी, बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज नौता छकूंगा अकेला, मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला, यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ, कहा चेला ने कुछ खाता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ, मगर था न बुद्धू न था चालाक, चेला मचाया बड़ा ही वहां पर झमेला, कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ, गुरुजी बुलाए गए वहां, झट वहां पर की रोता था चेला खड़ा था जहां पर, गुरुजी ने चेला को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया, झगड़े लगे फिर गुरुजी और चेला, मचा उसमें धक्का बड़ा रेला पेला, गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेला ने पर मैं मरूंगा, हटाए न हटते आरे ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों, बढ़े राजा फौरन, कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामत क्या है, चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी ना होगी, ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा, कहा राजा ने सच कर यही वह गुरु का कथन झूठ होता नहीं है, कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, ऐसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा, चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। सोहनलाल द्विवेदी की प्रसिद्ध कहानी टकेसर बाजी टकेसर खाजा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए आप पढ़ते हैं स्वामी की दीदी। बैठक और भोजन कक्ष में बीच बीच में कम हवादार अंधियारे गलियारे की बंद सीटों कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उसका सामान था पांच दरियों, तीन चादर, पांच तकिए वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात को भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती रजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को रजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी का सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच पुलिस की वर्दी है? स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा।
उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई, उसका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। उसके दफ्तर में पुलिस वाले काँपते हुए खड़े रहते थे। उसने डर कर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उसकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर-उधर भटकती हुई और अगर अलग-अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़बड़-गड़बड़ करती हुई। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितना नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें तो भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लाने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी-कभी ये उत्तर लिखते थे कि परीक्षक को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरे के मुकाबले 10वें हिस्से वक़्त लेते थे। फिर उसके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी-कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्हें एमए किया तो उनके इतने बड़ा मेडल मिला था कि मैं कई साल तक उसे गले में पहनती रही। पता चल नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी। नहीं, तुम्हारी बुआ ने नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया है। वह बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली है, वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उससे जैसा महामूर्ख कोई नहीं और है। अब बस अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ, हाँ, बोलो दादी। जब राजम छोटा-सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम ने एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे। दादी ने जवाब। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या-क्या हुलूल-जुलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। मैं जानता हूँ तुम कि क्यों ऐसा कर रही हो? तुम राजम को पसंद नहीं करती। नहीं, नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा। मैंने एक-एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन इससे खुशी हुआ, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा कि जो भी उसे झूठ कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे खो दिए थे और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक-रुक कर बोलने लगी। फिर वह भी सो गई। अरे आर के नारायण, अनुवाद मस्तराम कापूर। मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी था। किसने लिखा? आर के नारायण। कहानी का नाम क्या था साथियों? स्वामी की दादी। मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी। आइए आगे चलते हैं। अब क्या है? बाघ आया उस रात। वो इधर से निकला उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। बाघ आया उस रात। हाँ वही। आप आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वही वो ही जो उस झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना, एक रोज बाघ उधर ही तो रहता है बाबा। उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों को खिलाता है। दूसरा बालक बोला। बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में। छोटू बोला। स्कूल में भी नहीं। 5 साल बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। नागार्जुन। ये क्या है? बच्चों की कहानी है। बाघ आया, बाघ आया। कौन आया? बाघ आया उस रात। ओके। हम लोग कर रहे हैं रिमझिम बुक 5। अब हम लोग लास्ट पे पहुंचने वाले ही हैं। किशन की दिलेरी।
ये कौन सी कहानी है? एक दिन की बादशाहत, बिशन की दिलेरी, चावल की रोटियां, बिशन की दिलेरी, और फिर क्या बचा हुआ है? पानी रे पानी, और उसके बाद छोटी सी हमारी नदी, और चुनौती हिमालय की। लगता है वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो बाकी का 9, 10, 11, 12, 11 कर लेते हैं। आप 15, 16, 17, 18 बाद में कर लेंगे। चलिए 9 करते हैं। एक एक माँ की बेबसी। इस कविता के पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन की खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन, और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है, उसे मन में उतारने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पहली कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा इस कविता को। कविता पढ़ने के बाद मन में किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ आ रही है या नहीं। अगर उसे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो कविता क्या है, कामयाब है। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हमें बच्चों की तरह लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा, क्योंकि इसमें भिन्न था। थोड़ा घबराते थे हमें उसमें, क्योंकि समझ नहीं पाते हैं उसकी घबराहट को, ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहट को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उसकी भाषा जो बोल नहीं पाता है, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। कुमार नारायण की ये क्या है, कविता है। ये क्या है, एक बालक है जो खेलने आता है कवि के साथ, और वो क्या है, बोल नहीं पाता है। क्या करता है, बोल नहीं पाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। चलिए आएगा क्वेश्चन। एक दिन की बादशाहत, इंपॉर्टेंट कहानी है, पढ़ते हैं। आरिफ सलीम चलो फौरन सो जाओ, अम्मी की आवाज़ इन वक्त पर आती है कि जब वो दोस्तों के साथ बैठ कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बजे बजे से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे कि अप्पा झिझोक कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चुप ही ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड होता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टराता रहता है। चट्टा चुप चुप हो जाओ। क्या है, देखिए मजेदार कहानी। टर्रा जाता है बाहर। ये कहानी क्या है, एक दिन की बादशाहत। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गे के चूजे हो गए हैं। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दस्खत पेश की। एक दिन उन्होंने बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए, कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे, ना सिर्फ मन गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को इस किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे। आरिफ ने अम्मी को झिझो कर डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाह एक छापर रसीद कर सो जा रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीन लिए जा चुके। फिर दादी ने सुबह के नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाने और बादाम का हरिया पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पियोगी, आप पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामा को कहा अंडे और मक्खन का वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें खूब घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वह तर मार
माल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ। मम्मी ने टालना चाहा, नहीं चाहिए, उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी ने को गुलशन खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भग भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बढ़े हुए, सेब नहीं की न काले कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा हंसते हंसते बुरे हाल हो गए। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे हैं सबकी, मगर फिर वो अपने कपड़े देखकर वो सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजलें लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। चुप चुप चुप। अब्बा डांटते हुए रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पौं फटकाते आरिफ के साथ हो लिए, रजिया जरा मुझे 5 रुपये तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसा अब्बा कहते कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। थोड़ी देर बाद खान सामा आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा, आलू गोश्त कबाब मिर्ची का सलाम। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीजें नहीं पकेगी। सलीम किताब रखकर अम्मी की नकल उतारती, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ, लेकिन मिठाइयाँ सो, रोटी कैसी खाई जाएगी। अम्मी की तरह सब्र न कर सकी, जैसे हर रोज सिर्फ मिर्चों के सालन सालन से खाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी की तू मैं किए जा रही थी। ओफ, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघला दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथ में सिर थाम कर कहा। इतने सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर घून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दलान में आए। अम्मी अम्मी शान को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंख निकाल कर उन्हें धमकाया, कोई जरूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और इस वक्त सैर सपाटे गुम रहते हैं आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े, लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खासकर फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मना करे, बस मैंने एक बार कह दिया। उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली, एक निहायत सारी भरी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप सलीम के बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, शाम तक गरात हो जाएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफेद बॉयल की साड़ी पहना। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुकुम, आप चिढ़ गई। आपा चिढ़ गई, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की सिकने दुरुस्त की। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह हुए तो वह आरिफ और सलीम को उनकी मनपसंद कदीम उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज पर सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामे को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो। मैं हर जिंदगी बानो लक्ष्मीकांत ने किया है। आगे चल, चलिए आगे चलते हैं। अब मात्र कितना, 1 2 3 4 ही बच्चे हैं साथियों। चावल की टोटियां, परिचय। कोको 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त, कोको का दोस्त, कोको का दोस्त। एक सादा कोको, ये क्या है, एक कहाँ कर्नाटक है तो इससे सादा जायद क्वेश्चन ना आए। ओके, बहुत लंबा नाटक है साथियों, इसलिए आप लोग इसका समरी ही देख लीजिए। ओके, अगर आप कहेंगे तो मैं अभी
झट से समरी निकाल देता हूँ आपका। यहाँ जाइए, यहाँ जाइए आप लोग और यहाँ पे सर्च कीजिए अध्ययन मंत्रा के रोहित वर्धमान सर का चैनल, और उसमें यहाँ पर जाइए और इसको डाउनलोड में लगाइए। तो ये डाउनलोड हुआ, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ 1 to 5 है। आपको क्या करना पड़ेगा, रिमझिम क्लास 1 PDF यहाँ जाना होगा। यहाँ आपको क्या होगा, ये PDF डाउनलोड ही नहीं हो रहा है तो छोड़ दिया जाए। चलिए हम लोग इसी को करते हैं। हिमालय की चुनौती, जो जिला पास से आगे चलकर जवाहर मैदान पहुंचते तो वहां नवयुवक कुली ने बताया, साहब सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है, लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। कुली किशन ने कुली की बात काटी, बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। कितनी दूर, जवाहरलाल ने पूछा। 8 मील साहब, कुली ने उस जल्दी से उत्तर दिया। बस तब तो तब तो जरूर चलेंगे। जवाहर ने अपने चेहरे भाई की ओर सुप्रश्न सूचक दृष्टि से डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जो जिला पास से होकर लद्दाखी इलाके में की ओर चल आए थे। अब समरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी। फिर जवाहर रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए। कौन 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 चलेगा हमारे साथ, जवाहर ने चल जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूंगा, भोए चलाने मेरी बेटी चलेगी जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहर बाहर आया। आकाश में रात्रि की कालीमा का पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ उजाड़ चट्टानी इलाके दिखाई दे रहे थे। उदास फीके बर्फ के ढके चट्टानी पहाड़ पहाड़ सुबह की पहली किरण के स्पर्श पाकर क्या कर रही थी, तेज ताज ताज की भांति चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हैं हो। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहा था। जवाहर ने क्या किया, जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़ कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेट कर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते। भाई किशन और कुली अभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गेड़िया अब गाइड बन गया था। अब बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहर चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दुर्भर हो गया। एक एक डग भरने में कठिनाइयां हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था। पेड़ पौधे की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल खिला जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। एक और शू शू करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी तरफ ताजगी और स्फूर्ति भी देती थी। जवाहर बढ़ते जा रहे थे। ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए तो सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। ज, जल्दी से जवाहर ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपट्टी में की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ गया हो। फिर भी जवाहर ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी ही फिसलन बढ़ गई। चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा हुआ मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की वैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक देखकर बर्फ के धुंधले के ओझल हो गई। दिन के बाहर 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त अमरनाथ। ये से भी ऊपर पर अमरनाथ की गुफा दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर जवाहर की चाल में ढीलापन था, न बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती दी थी। निर्गम पथ पार करने के उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। साहब लौट चलिए वापस, कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं। जवाहर को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किसान बीच में बोल पड़ा, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर लिया, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है। कहकर जवाहर ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी और नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहर फुर्ती से बढ़ता जा रहा था। दूर मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। ताजी
बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों की एक पतली चादर से ढक कर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयां थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसते जाते बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ते थे। ये तो चढ़ाई इससे भी मुश्किल था, पर जवाहर ने को मजा आ रहा था। तभी जवाहर ने देखा सामने एक गहरी खाई, मुंह फाड़ फाड़ निगलने को तैयार थे। अचानक उसका पैर फिसला फिसला वो लड़खड़ाया और इससे पहले संभल पाए वो खाई में गिर गए। साहब, गिर गए, किशन चीखा। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भर हुए खाई की और तेजी से बढ़े। रस्सी बांधे जवाहर हवा में लटक रहे थे। उसे कैसा झटका लगा, दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहर कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उसका एकमात्र सहारा था। जवाहर ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाइए तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। जवाहर जानते थे फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाया। खाई की दीवारों से उसकी आवाज टकरा कर दूर दूर तक गूंज गई। हल्के सी पेंग बढ़ा। जवाहर ने खाई की दीवार से उभरी चट्टानों को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले समतल पर पैर जमा लिए। पैर तले धरती का एहसास से जवाहर की हिम्मत बढ़ गई। और घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठोक हूँ कहकर जवाहर मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर चलने लगा। कभी तो फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़े लेते। रस्सी सहेलियों की भी जैसे कटने लगती थी, पर जवाहर ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कूली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद करते। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहर ऊपर पहुंचा। मुड़कर ऊपर से नीचे की खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता न चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। साहब, चोटें तो नहीं आई? एक कूली ने पूछा। गर्दन हिला कपड़े झाड़ जवाहर फिर चलने को तैयार हो गया। इस हादसे से हल्का हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। अब आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयां पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहर को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा न हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहर को आकर्षित करती रही। सुरेखा पर कर मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी था। और आपको पता है कि हिमालय यहाँ है, यहाँ हिमालय क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ओके, ये सब हिमालय के क्या है? भाग हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, लगभग पूरा किताब कर लिया। छोटी सी नदी भी कर लेते हैं तो फिर एक चैप्टर बचेगा कहानी वाला सिर्फ। छोटी सी नदी, छोटी सी नदी, छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोल ढेर डांगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके बाट इसके इसका टालू, पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का नाम कांसे फूल एक पार, उजाले जैसे घाम, दिन भर किच पिच करती मैना, डार डार रातों में हुआ कर उठते सियार, अमराई दूजे किनारे और तार, बन छाओ छाओ बहमा टोला बहसा है सघन, कच्चे कच्चे बच्चे धार कछारे का पर उछल नहा ले, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर डाले, कभी कभी वो सांझ सकारे निपटा कर नहाने, छोटी छोटी मछलियां मारे आंचल आंचल का कर छाना, बहुए 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 लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रोती, कपड़ा धोती, घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसाता, भरा नदियां उतराती, मतवाली सी छूटी चलती, तेज धार दंदनाती, बेग और कलकल के मारे उठता कोलाहल, गदले जल में घिरनी भवरी भवराती और है चंचल, दोनों पोरों के बन बन में मचा जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है ठोला। रविंद्रनाथ ठाकुर की क्या है प्रसिद्ध कविता है। वो कविता क्या है? छोटी सी हमारी नदी, जो कि क्या है, छोटी रहती है लेकिन फिर क्या हो जाता है, पानी रे पानी, पानी रे पानी। और बिशन की दिलेरी, ये भी क्या है, कहानी है 10 दिन का है। अब इन दोनों को छोड़ देते हैं, दो को आप लोग इसको देख लीजिएगा, बिशन की कहानी, उसे हमको कहिएगा तो हम पढ़ देते हैं। चलिए इसको कर लेते हैं। क्या है, नदी का सफर, किसी की
जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उसी जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। कई धाराएं आकर नदियों में मिलती है। पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है, जिससे नदी क्या करती है, वी आकार की घाटी बनाती है। कैसी घाटी बनाती है? वी आकार की घाटी बनाती है, ठीक ना। कई सारी छोटी नदियां मुख्य नदी से मिलती है तथा उसे बड़ी नदी बनाती है। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियां कहते हैं। मछुआरों और सैलानी नदी के किनारे मछलियां पकड़ते हैं। नदी पत्थर चट्टानों से टकराकर और तेज बहती है। नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात क्या बनाती है? जलप्रपात बनाती है। ओके। पानी यहाँ से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है। आगे चलकर यही धारा गहरी और चौड़ी हो जाती है और एक नदी का रूप ले लेती है। यहाँ एक नदी का सफर दिखाया गया है। तुम्हारे आसपास भी कोई नदी होगी, उसके बारे में तुम क्या जानते हो, लिखो। आइए, वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। नदी अपने साथ खूब सारी रेती और मिट्टी लाती है। नदी तो समुद्र में मिलने से पहले अपनी रेत और मिट्टी समुद्र के किनारे छोड़ जाती है। जब कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत ही कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है, जिसे नदियों का विसर्प माइंडर कहते हैं। नदी यहाँ गहरी और चौड़ी हो जाती है। लगता है क्या है? अच्छा, ये सिर्फ पढ़ने के लिए था, कहानी तो ये है। हम कुछ और, कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? कभी इस कभी कभी इस बारे में कुछ सोचा सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, बरसात की बूंदें, फिर और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यह नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते। समुद्र से उठी भाप बदल कर पानी में बदलती है और फिर क्या करते हैं इन तीरों को? चलिए, हम लोगों ने क्या किया, लगभग पूरा बुक कर लिया, एक दो चैप्टर को छोड़कर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, अपने भाई के चैनल को, सर्वेस क्लासेस के जी को। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।